बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम हकीकत क्या है मैं हूँ आपका मेज़बान एहसन हमीद राजा। नाजरीन, आज प्रोग्राम में जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेहमान, में सबसे पहले उनका तारुफ करवाया देता हूँ आपसे। चौधरी फैसल फारूक चीमा हैं, एक्स MP हैं PTI पंजाब असम्बली से। और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं जावेद नूर, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं। हम बात करेंगे जो मौजूदा सूरत हाल है वो नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। सबसे पहले जावेद नूर साहब, आपसे इस हवाले से जानना चाहूँगा। आप बाखबर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद में आप तमाम तर एक्टिविटीज़ कवर करते हैं। इंटरनेशनल जो क्राइसिस है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जो अमेरिका और ईरान की जंग थी जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, लेकिन उसके बाद से सिचुएशन हम देख रहे हैं एक दफ़ा फिर से वो कशीदगी की जानिब जा रही है, जिसमें पाकिस्तान ने डेफिनेटली तौर पर एक दफ़ा फिर से कहा है कि हम जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम है उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से उन चीज़ों को तय किया जाए ताकि जो सीज़ फायर है वो जारी और सारी रहे। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर से वही वाला रोल जो पहले पाकिस्तान ने दिया, जो ना वो डेवलप्ड कंट्रीज़ दे सकें, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के हिस्से में आया और यकीनी तौर पर पूरी दुनिया ने इसको सराहा भी है? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? दुरुस्त आप कह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग है इसमें ज़ाहिर है कि ज़्यादा जिम्मेदार तो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान पे हमला किया और ईरान ने अपना दिफा किया। इस वक्त जो हम सूरत देखें और जो इससे पहले ये खदशा था कि जो मुआहदा है वो ज्यादा देर का नहीं होगा और आगे भी यही खदशा जाहिर किए जा रहे हैं कि अमेरिका जो है हमला कर देगा और इसराइल जो है वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी तरह भी ईरान के खिलाफ जो है हमले रोके जाए। तो इस वक्त सूरत हाल कशीदा है और आगे भी इसी तरह महसूस होता है कि सूरत हाल कशीदा रहेगी, लेकिन इस खदशे के पेश नजर की सूरत हाल कशीदा हो या कोई मसला जो है वो मजीद संगीन हो सकता है, कभी भी अमन का खास जो है वो देखना छोड़ा नहीं जा सकता। और पाकिस्तान ने इस हवाले से बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया, बुनियादी किरदार अदा किया। इसमें होना तो ये चाहिए था कि अक़वाम मुत्तहिदा और जो दीगर आर्मी फोरम्स हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं, या दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, या एक तरफ रूस है या चीन है, दुनिया के जो सबसे अव्वल के मुल्क हैं या अक़वाम मुत्तहिदा की या सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरब है, उनका कोई किरदार रहता है। लेकिन हमने देखा कि इस हवाले से किसी ने कोई किरदार अदा नहीं किया और पाकिस्तान जो है वो आगे आया और पाकिस्तान ने मसालिहत की बजाय एक नामुमकिन चीज थी उसे मुमकिन कर दिखाया और कई मरतबा तरीक़े को मुज़ाकरात की मेज पे बिठाया और इस बात पर उन्हें आमादा किया कि मुज़ाकरात की मेज पर मसाइल को हल किया जाए। लेकिन ये खात जो है बार बार टूटा है, लेकिन उम्मीदें नहीं खत्म हुई और पाकिस्तान दोबारा ये कोशिश करेगा। इसमें कुवैत वो भी उम्मीद रखते हैं, कतर ने भी इस सिलसिले में पाकिस्तान से ताउन किया और इस मरतबा आप देखें कि बार बार एक दूसरे को धमकियां दी जाती है। ट्रंप ने अब एक मरतबा फिर कहा है कि ईरान पे शदीद हमले करेंगे और तेहरान हमलों में ताबुल जो है नाकाबिले बर्दाश्त होगा। ये बात जो है वो इराक़ी ने कही है, बरतानिया को तंबीह भी की है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से कह रहे हैं कि वो सख्त हमले करेंगे। ये धमकियां भी जारी है, लेकिन आप दूसरी जानिब देखें कि ट्रंप जो है एक जानिब धमकी देते हैं और दूसरी जानिब उन्हें मुखालफत का सामना भी है, परेशानी का सामना भी है और अमेरिका के अंदर से इस सिलसिले में बड़ी मुखालफत जो है वो सामने आ रही है। इस वक्त सूरत हाल कशीदा भी है। ये सारी सूरत हाल सिर्फ अमेरिका के लिए या ईरान के लिए मुश्किल का बायस नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि आलमी मईशत इससे मुतासर हो रही है और इस वक्त जहाँ भी हम कोई देखते हैं कशीदगी कहीं पर होती है या तसादम होता है या लड़ाई होती है, वो सारी दुनिया के अमन को तहवाला करती है, दुनिया भर की मईशत मुतासर होती है। और इससे पहले हमने यूक्रेन और रूस की जंग भी देखी और अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से जो हमले किए गए जा रहे हैं ईरान पे और इससे पहले इसराइल ने भी हमले किए थे। इससे आलमी मईशत मुतासर हुई और इस वक्त आलमी मईशत इस बात की मुताबिक नहीं हो सकती कि हमले किए जाए। तो धमकियों का सिलसिला मुझे लगता है कि आइंदा भी जारी रहेगा, हमले भी होते रहेंगे। लेकिन अमन के लिए पाकिस्तान ने जो किरदार किया था मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान को ये किरदार जारी रखना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा को भी इस हवाले से आगे आना चाहिए। चौधरी फैसल फारूक चीमा साहब, आप एक्स MP हैं, PTI और पंजाब असम्बली से आपका ताल्लुक़ है। इस हवाले से कहिएगा कि जो इंटरनेशनल सिचुएशन है जिस पे हम बात कर रहे हैं, एक तो इस हवाले से इंटरनेशनल जो क्राइसिस है बड़े पैमाने पे पर उभरा है और फिर इकानमी जो है पूरी दुनिया की वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है, स्पेशली तौर पर पाकिस्तान में भी और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान का रोल है मज़ीद अगर इसी बुनियाद पर इसे आगे बढ़ाया जाए तो तभी दुनिया की मईशत बच सकती है, वरना जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि जो प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में इजाफा हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि आम आदमी के लिए बोझ बढ़ नहीं रहा?
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ مجھے اس پروگرام میں شامل کرنے کا. جی بالکل میں اس چیز سے ایگری کروں گا, اور انٹرنیشنل معیشت تو اس پہ اثر انداز ہو ہی رہی ہے, لیکن میں تو بات کروں گا پاکستان کی معیشت کی, کہ جو پاکستان کی اب جغرافیائی صورتحال اس طرح کی ہے کہ ایک طرف آپ کو پتہ ہے افغانستان والا معاملات چل رہے ہیں, دہشت گردی کا شکار ہے ہم لوگ پچھلے کئی دہائیوں سے. دوسری طرف ہمارے ہندوستان ہے جو کہ کبھی بھی ہمارے ساتھ اس کے اچھے تعلقات نہیں رہے, اور اب یہ جو بارڈر ہے ایران کا, ایران میں اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کے براہ راست اثرات جو ہیں وہ پاکستان پہ آئیں گے. اور صرف معیشت تو معاشی طور پہ تو کمزور ہم ہوں گے ہی, یہاں معاشی چیلنجز تو ہمیں ضرور آئیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ملک میں دہشت گردی اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ان میں اضافہ ہو جائے گا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس میں بہت زیادہ کوشش پہلے بھی کر رہا ہے پاکستان, اور بھی زیادہ کوشش کرنی چاہیے, کہ کیونکہ اس جنگ سے اگر ایران میں امن نہیں ہوتا یا ایران میں جنگ جاری رہتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ افیکٹ جو ہے وہ پاکستان ہوگا. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس میں بالکل جو ہے سب بات ٹھیک کر رہے تھے کہ وہ کبھی ایک طرف سے دھمکی لگاتا ہے اور ایک طرف سے پھر صلح کی بات بھی کرتا ہے, معاہدے کی بات بھی کرتا ہے, لیکن ہم اس حقیقت سے پوری طرح آشنا ہے کہ اس میں جو اسرائیل ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ جو صلح نامہ ہے امریکہ اور ایران کا وہ لکھا جائے یا یہ جنگ بند ہو. آج تک بھی جو حالات خراب ہوتے ہیں, دوبارہ آپ دیکھیں جب بھی اسرائیل کی طرف سے ملاقات ہوتی ہے صدر ٹرمپ کے ساتھ یا کوئی ان کے آفیشلز کی آپس میں ہوتی ہے, اس کے بعد پھر سے وہ حملے شروع ہو جاتے ہیں اور جو معاہدے والی چیز ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے. تو اس حوالے سے پاکستان کو بالکل بھرپور کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ یہ صرف ایران کی بقا کا معاملہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی بقا کا بھی معاملہ ہے. ہم یہ جس طرح آپ نے پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں کا ذکر کیا ہے, تو دیکھیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے. اب اس میں عام لوگ تو پس ہی رہے ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے, لیکن آپ یقین کریں میرا خود بھی تعلق ایک زرعی خاندان سے ہے, تو جو زراعت پیشہ لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے, کیونکہ ڈیزل جو ہے وہ مین ایک چیز ہے, اس کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز کی, اور پھر آگے سے کسان کو اپنی اجناس کی اس حساب سے قیمت نہیں مل رہی. بارڈرز ہمارے بند ہوئے ہیں. اب ہمارا جو ایریا ہے سرگودا یہ کنوں کے حوالے سے مشہور ہے, اور افغان بارڈر پچھلے سال سے بند ہے, اور کچھ نہ کچھ ایران کی طرف ایکسپورٹ ہوتا تھا کنوں. اب ایران میں بھی اگر یہ معاملات رہے تو یہ ایک بہت بڑا اپسیٹ اور بہت بڑا جو ہے وہ ہمارے پنجاب کے کسان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان دہ صورتحال. تو میری دعا بھی ہے اور یہ خواہش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے پاکستان اس میں اپنا اچھا ایک مثبت رول ادا کرے, اور یہ جو معاملات ہیں یہ جلد سے جلد حل ہوں, تاکہ ہم معاشی دلدل سے بھی نکلیں اور دہشت گردی کا جو عذاب ہے ہمارے ملک پہ اس سے بھی ہمیں نجات حاصل. اچھا فیصل صاحب, جس طرح پنجاب کی آپ نے بات کی, تو پنجاب کے حوالے سے تو بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ بڑے لیول پہ کام ہو رہے ہیں زراعت کے حوالے سے, اور پھر کسانوں کے حوالے سے جو انہیں سبسڈی دی جا رہی ہے, سستے داموں انہیں کھاد دی جا رہی ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنی جو پیداوار ہے اسے بڑھا سکتے ہیں. تو کیا یہ دعوے محض دعوے ہی ہیں؟ جی بالکل, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے, بدقسمتی کی بات ہے. اب میں یہ نہیں کہ میں کوئی, چونکہ میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے تو میں مسلم لیگ کی حکومت ہے پنجاب میں تو اس کے خلاف بات کروں گا. میں تو زمینی حقائق پہ بات کروں گا, اور میں خود بھی ایک فارمر ہوں, کسان ہوں, زراعت سے منسلک ہوں. جو آپ پہلے بات کر لیتے ہیں کھاد میں سبسڈی تو دور کی بات ہے, کھاد بھی نہیں ملتی, ملاوٹ بہت زیادہ, اور اس کے اوپر حکومت کا کوئی ایکشن نہیں ہے, نہ زرعی ادویات پہ نہ کھادوں پہ. ادھر منمانیاں کر رہے ہیں یہ جو مافیاز ہیں بنے ہوئے وہ. دوسرے نمبر پہ پچھلے سال بھی جو گندم کی صورتحال رہی, اس سے پچھلے سال جو گندم کی صورتحال رہی, مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ اس سال جب گندم کا سیزن تھا تو جو کسان ہے وہ 2803 روپے من پہ بھی گندم اپنی بیچنے پہ تیار تھا. اب اس وقت پنجاب حکومت نے گندم کسان سے نہیں خریدی, اور کسان نے بیچارے نے ادھر ادھر اونے پونے آڑتیوں کو اپنی گندم دی. اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ وفاقی کابینہ میں اگلے دن ایک فیصلہ کیا گیا جی کہ ہم گندم امپورٹ کریں گے, اور وہ جو گندم ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں 4000 سے 5000 روپے من میں ادھر پہنچ رہی ہے. تو دیکھیں اس سے تو بہت سستی گندم آپ کا اپنا کسان آپ کو دینے کو تیار تھا, اب آپ نے وہ گندم نہیں لی, اور اب آپ مہنگی گندم باہر سے منگوا رہے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کس قسم کی پالیسیز ہیں, کون یہ پالیسیز بنا رہا ہے, یا جو یہ لوگ پالیسیز بنا رہے ہیں ان کو زمینی حقائق کا نہیں پتا.
फैसल साहब क्या इसी तरह क्या जैसे मैंने बात की है, ओपोजिशन इस हवाले से कोई आवाज उठाती है पंजाब असेंबली में? क्योंकि डेफिनेटली आवाज अगर उठाएगी तो फिर तो कामकाज होंगे, लेकिन अगर आप भी खामोश रहेंगे, क्योंकि पीटीआई के हवाले से अभी तक तो जो चीजें देख रहे हैं कि 26 नवंबर को जो एहतजाज हुआ उसके बाद तो आपने कोई एहतजाज भी नहीं किया आम आदमी के लिए। जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब एहतजाज वाली जो बात है वो मुझे मैं अब इस प्रोग्राम में अब लाइव है, अब आपसे क्या ही बात करूं। जो एहतजाज करने वालों के साथ जो हालत होती है या जो उन बेचारों के उनके, तो उस सिलसिले में तो मैं इससे खुल के क्या बात करूं। और एहतजाज जो असेंबली के अंदर है वो पार्टी के लोग जरूर करते हैं, उसमें हर सवाल उठाया जाता है, उसमें महंगाई पे सवाल उठाए जाते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत पे सवाल उठाए जाते हैं, किसान की हालत गुजार पे सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन बात फिर भी वही है कि अपोजिशन देखें, हम लोग हुकूमतों में भी रहे हैं, अपोजिशन में भी रहे हैं। अपोजिशन का ये रोल जरूर होता है कि वो निशानदेही करे इन चीजों की, लेकिन अमल दरामद तो हुकूमत ने करना होता है, वो तो अपोजिशन नहीं कर सकती। और हमारी जो हुकूमत है, पंजाब हुकूमत खास तौर पे, वो सिर्फ सोशल मीडिया और सिर्फ वो जो सामने चीजें नजर आ रही हैं उनका शोर शराबा है। अभी ये हालिया बारिशें देख लें, इसमें हुई तो हर चीज खुल के सामने आ गई है। हर सड़क जो नई सड़कें बनी थी वो बैठ गए हैं। हमारे इलाके में, मैं अगर अपने इलाके की बात करूं तो कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आती। जो भी काम हो रहे हैं वो सिर्फ ये ऐलान और सोशल मीडिया और टिकटॉक्स इन पे हो रहे हैं, ग्राउंड पे कोई चीज नजर नहीं आ रही है। बड़ी बदकिस्मती की बात है। ठीक, जावेद नूर साहब इस हवाले से कहिएगा, डीजी एसपीआर की कल बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दहशतगर्दी को 100 गुना जवाब देंगे, इनको हथियार डालने होंगे। दहशतगर्दी के हवाले से जो मुश्किलात बढ़ रही हैं पाकिस्तान के लिए, क्या समझते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर मिनोअन अगर अमल दरामद किया जाए, तमाम पार्टीज इसमें मिलकर शामिल हों और फिर इसका कला कमा करने के लिए कोशिशें की जाएं, तो क्या समझते हैं कि कोई मुस्बत नताइज नहीं आएंगे? दहशतगर्दी का हमें जो सामना है वो कोई नई बात नहीं है, और गुज़िश्ता कई दहाइयों से इस मसले का हम सामना कर रहे हैं। खासतौर पे अफगानिस्तान पे जब रूस ने हमला किया, उसके बाद फिर अमेरिका और जो नेटो दीगर इत्तेहादी वहां पर पहुंचे, ये तमाम चीजें हम देखते रहे। और 4 दहाइयों से हम अफगानिस्तान के मनफी असरात पाकिस्तान पर भी पड़े। लेकिन ये जो सारी सूरत हाल, इसमें आप देखते हैं जो अब तक हमने दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम किए या जो कामयाबी हासिल की, इसके बावजूद अब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सका। बुनियादी तौर पर जरूरी है कि नजर किया जाए कि दहशतगर्दी क्यों हो रही है, और अगर कोई मकामी सतह पे लोग अगर दहशतगर्दी के इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। अगर कहीं कोई गुर्बत है, बेरोजगारी है या नाइंसाफी है या मसाइल हल ना हो रहे हैं, तो उनकी जायज डायलॉग जरूरी है। और जहाँ पर देखिए इस वक्त हमारी मुख्तलिफ सियासी जमातें जो बरसर इक़्तिदार है, न सिर्फ वो जमातें बल्कि जो आपने नेशनल एक्शन प्लान की बात की, सबसे बड़ा फोरम है पाकिस्तान में जी, तो भाई असम्बलियां हमारी मौजूद है। ये सबसे अच्छा फोरम है जिनपे भरपूर अवामी नुमाइंदगी जहाँ पर मौजूद है और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मौजूद है। सेनेट में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में इस मामले पर खुलकर बहस होनी चाहिए। सही खास मामला है तो बंद कमरे के इजलास बुलाए जाए, मीटिंग्स हो, इससे पहले माजी में होता रहा, और इस पे हिकमत अमली तय की जाए और जो अपोजिशन जमाते हैं उनकी राय भी सुनी जाए। जो इन शोबों से वाबस्ता जो मुख्तलिफ जो इस तहकीकात अब तक इस हवाले से हो चुकी है कि दहशतगर्दी के असबाब क्या है, इसका सद्देबाब कैसा हो सकता है। सिर्फ ताकत के इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं हो सकता, इसके असबाब खत्म किए जाए और अगर कोई चीज मसला जो है कहीं ताकत के असर नौ पॉलिसी जो है वो तय की जाए, ताकि बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में या कहीं पर भी अगर हम इस तरह के मसाइल का सामना है तो उससे हम कैसे निपटें। भारत खुलकर जो है इस हवाले से सामने आ रहा है और भारत जो है चाहता है कि पाकिस्तान को ताकम बदमनी का, और बात कुछ लोग आलाकार भी बनते हैं, लेकिन तमाम चीजों के लिए डायलॉग भी जरूरी है कि हम सख्ती से भी निपटा जाए, लेकिन हिकमत अमली इख्तियार की जाए और देखा जाए कि हमारे माजी में क्या गलतियां हुई और दहशत पॉलिसी में क्या तब्दीली करने की जरूरत है। तो नेशनल एक्शन प्लान लेकिन सबकी मुशावरत से हो, तमाम जमातें जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जो पार्लियामेंट से बाहर हैं, जो असर सलूक रखती हैं, उन तमाम को जो है वो बिठाया जाए, ऑन बोर्ड किया जाए, मुशावरत की जाए और
जी, जावेद नूर साहब, आपका पॉइंट आ गया। फैसल फारूक साहब, एक तो दहशतगर्दी के हवाले से आपसे भी पूछना चाहूँगा कि दहशतगर्दी ख़त्म ना होना आखिर बुनियादी वजह क्या है? आप क्या समझते हैं, मीन्स पीटीआई क्या समझती है? और फिर दूसरा अहम तरीन सवाल, डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही नए सूबे फैसला आवाम करेंगे, गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना होगा। क्या समझते हैं कि वाकई बहुत बड़े पैमाने पर लैक्स हैं जिस बुनियाद पर डीजीएसपीआर ने भी स्पेशली तौर पर बात की कि नए सूबे बनने चाहिए? क्या समझते हैं पंजाब में अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर दी जाए, सूबे बन जाए, मींस मजीद जनूबी पंजाब की भी जिस तरह बात की जा रही है, तो उससे मसाइल हल हो सकते हैं? पीटीआई की इस हवाले से क्या राय है? जी, इसमें पहले दहशतगर्दी पे बात कर लेते हैं। देखें, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने सबसे तवील तरीन जंग लड़ी है दहशतगर्दी के खिलाफ। एग्जैक्टली। कई दहाइयों पे मुश्तमिल है ये, उसमें मुख्तलिफ हुकूमतें भी रही हैं, लेकिन ये इतनी तवील जंग शायद ही किसी मुल्क ने दुनिया में लड़ी हो जितनी पाकिस्तान लड़ी, और अभी तक लड़ रहा है। तो इसके जो मारकात हैं वो हमारे जो मुल्की हैं वो कम है, गैर मुल्की ज्यादा है। इसमें देखें, इंडिया की जैसे मैं पहले बात कर रहा था, अब वो जो पिछले साल इंडिया की पूरी दुनिया में सुबकी हुई है बनियान मरसूस के जो था जंग में, उसमें अब वो उसका एक उन्होंने एक इसको ग्राउंड बना लिया है बलूचिस्तान को, और इसमें अफगानिस्तान और इंडिया मिलके इसमें दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं। जरूर मैं इसमें ये नहीं कहूंगा, जरूर जैसे जैसा बात कर रहे थे, इसमें हमारे जो मुल्की अंदरूने खाना हमारे मामलात हैं वो भी ठीक होने चाहिए, डायलॉग जरूर होना चाहिए। लेकिन जो आजकल दहशतगर्दी चल रही है, इसमें जो ये ख्वारिज जो हिंदुस्तानी है, इनसे कोशिश की गई थी डायलॉग्स की, लेकिन आखिर पे फिर जब देखा कि किसी तरफ भी बात नहीं आती, तो जाहिर है फिर ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस दहशतगर्दी से हमारे मुल्क को अल्लाह ताला बचाए, क्योंकि पाकिस्तान अपने सोर्सेज, बहुत ज्यादा सोर्सेज इसमें लगा चुका है और लगा रहा है। दूसरा नंबर पे जो बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल मैं जाती तौर पे इस चीज के पूरे हक में हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं वो छोटे होने चाहिए। देखें, हमारी आबादी किधर से किधर पहुंच गई है, 4 से 5 गुना हमारी आबादी जो है वो बढ़ चुकी है, लेकिन हमारे सूबे वही हैं। और उस हिसाब से सूबा पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, इसके कम से कम 3-4 सूबे आगे बनने चाहिए। चलें, अगर आप फॉर एग्जांपल फौरी तौर पे अगर आप सूबे नहीं ऐलान कर सकते, उसमें चलें कोई सियासी चीजें आ जाती हैं या इलाकाई चीजें आ जाती हैं, तो आप इन्हीं सूबों को रहने दें, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दें। आपको याद होगा पिछले हुकूमत में पीटीआई ने ये हुआ था कि जनूबी पंजाब को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया गया था, उसकी बुनियाद रख दी गई थी, उसमें एक सेक्रेटेरिएट भी था। देखें, एक बहावलपुर या डीजी खान से एक साहब हैं जिनको काम है, अगर फॉर एग्जांपल सूबे से मुतल्लिक है, तो उनको लाहौर तक का सफर करना पड़ता था। इस तरह का कोई सिलसिला कर दिया जाए कि शुमाली पंजाब और जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब कुछ इस तरह करके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दिए जाए, ताकि लोगों को तो सहूलत हो। अब इतनी हाई कोर्ट के हवाले से अगर आप देखें तो हाई कोर्ट बेंचेस जो हैं वो उनकी तादाद भी बढ़नी चाहिए, और वो डेफिनेटली बढ़ेगी जब आप नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएंगे। तो उसमें हर चीज, उसमें एजुकेशन के हवाले से बेहतरी आएगी, उसमें हेल्थ के हवाले से बेहतरी आएगी। तो मैं तो बिल्कुल इस चीज को पूरा एंडोर्स करता हूं कि हमारे नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए, बेशक उनको सूबों का नाम दे दें, अच्छा, उनको जो भी नाम दे दें, लेकिन ये जरूर होना चाहिए। अच्छा फैसल साहब, ये तो एक आप कह रहे हैं अपने तईं कि सूबे बनने चाहिए, लेकिन पीटीआई की क्या पॉलिसी है? क्या पीटीआई भी इस हक में होगी कि नए सूबे बने ताकि आम आदमी के लिए या जो जिन लोगों के लिए मुश्किलात हैं वो हल हो सकें? जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पिछली हुकूमत में मैं उसमें एमपीए था, और हमने ही तो वो उस वक्त एक बिल असेंबली में आया था, और ये हुआ था जब ये जनूबी पंजाब में एक अलग से भावलपुर में सेक्रेटेरिएट भी बनाया जा रहा था, मुल्तान में बनाया जा रहा था। तो पीटीआई तो बिल्कुल इस चीज के ऊपर कभी भी वो इस चीज से पीछे नहीं हटी, और ना ही वो ये इस चीज के खिलाफ है कि नए यूनिट या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या नए सूबे नहीं बनने चाहिए। बिल्कुल पीटीआई को तो इस पर कोई एतराज नहीं, ना ही होना चाहिए मेरे ख्याल में। ठीक, जावेद नूर साहब, आप बाखबर सहाफ़ी हैं, अंदर की खबर आपके पास ही होती है, तो इस हवाले से बताइएगा क्या होने जा रहा है, जो चीज़ें अभी चल रही हैं सूबों के हवाले से, गुड गवर्नेंस के हवाले से? क्या कोई हुकूमत को चेंज करने जा रहे हैं, या जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उस हवाले से भी चल रहा था कि वफाकी मिनिस्ट्रीज़ काफ़ी सारी चेंज हो रही हैं, तो क्या इस हवाले से मेन खबर आपके पास है? देखिए, इस वक्त जो हमने बयानात अब तक देखे, खासतौर पे मोहसिन नकवी जो वफाकी जो वज़ीर दाखिला है, उन्होंने भी इस हवाले से बयान दिया, उसमें इससे खासी जो है वो हलचल पैदा हुई। लेकिन बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो जो हम छोटे सूबे बनाने की बात करते हैं, ये बात आज से नहीं की जा रही, ये तो पाकिस्तान की
70-80 बरस की तारीख बार बार तो ये बात कही गई, लेकिन हमने देखा कि इस पर रेजिस्टेंस बहुत आई। पंजाब में तो अगर आप देखें छोटे इंतजामी यूनिट, ठीक है कि इंतजामी यूनिट बनने चाहिए, छोटी यूनिट बननी चाहिए, इसमें हम बहुत सारी मिसाल जो है वो हम अफगानिस्तान की देते हैं, इस तरह भारत की मिसाल देते हैं, बांग्लादेश की मिसाल देते हैं, तुर्की की मिसाल देते हैं, ये तमाम चीजें जो है हमारे सामने मौजूद है इस हवाले से। और पाकिस्तान में आप देखें कि 160 अजला है, लेकिन बुनियादी तौर पर इस तरह होता जो है हमें दिखाई नहीं देता। और कई दफा ये कहा जाता है कि मकामी तौर सतह पर मुल्क में 15 या 20 सूबे जो है बनाने की जरूरत है। और इस हवाले से तुर्की की अगर मिसाल लें तो 81 सूबे हैं, अफगानिस्तान में 30 सूबे हैं, ये मिसाल भारत की भी है और दीगर गिरदोनवा के जो हमारे करीबी हमसाए मुल्क में इसमें भी छोटे यूनिट है। लेकिन क्या पाकिस्तान में ये तजवीज काबिल अमल है? अगर बलूचिस्तान में इस तरह की तजवीज आती है तो इस पर रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा सुनने में मिलती है। और आप देखें कि इस वक्त अगर मैं आपको मिसाल दूं कि कोयटा जो है उसे 2 इस्लामी यूनिट में तकसीम करने के हवाले से बात हुई और इस पर जो है वो खासी लेदे भी हुई बलूचिस्तान में भी, और ईस्ट बलूचिस्तान, ईस्ट कोयटा और वेस्ट कोयटा जो है इस हवाले से भी जो तरीकेन है, खासतौर पर वहाँ पश्तून आबाद है, बलोच आबाद है, वो हाई कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट से स्टे भी हुआ। अगर कहीं पर इंतजामी सूबे बनाने की बात होती है तो कहीं वैसे ही रिस्ट्रिक्शन ना है। अगर आपको पहले 1 यूनिट की बात याद हो, जब 1 यूनिट बनाया गया था माजी में, उस पर भी खासी मज़ाहमत हुई और इससे मुल्क को नुकसान हुआ था। अगर आप देखें कि सिंध में अगर सूबे बनाने की बात होती है तो वहां से भी मुखालफत आ सकती है, और खैबर पख्तूनख्वा में भी। इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि जो बल्दियाती निज़ाम है उसको मौसर बनाया जाए, और जो हमने ये देखा कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबों को कुछ इख्तियारात मिले, लेकिन वो इख्तियारात जो है निचली सतह पर मुंतकिल नहीं हुए, यानी अजला की सतह पर मुंतकिल नहीं हुए, माली खुदमुख्तारी अजला को नहीं मिली, और अजला जो है उस सतह पर जो हमारे ज़िली निज़ाम था वो नहीं हो सके। इस वक्त अगर आप देखें तो इस्लामाबाद में बार बार बल्दियाती इंतखाबात किए जा रहे, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो रहे, और दीगर इलाकों में, यानी ज़िली सतह पर अगर हम बल्दियाती निज़ाम को मौसर करें, माली खुदमुख्तारी दें, तो ये मसाइल इंतजामी मसाइल ही बहुत हद तक काबिल अमल है, हल हो सकते हैं, बजाय इसके कि हमें नए कॉन्फ्लिक्ट पे जाएं और छोटे सूबे बनाने की कोई मुखालफत नहीं की जा सकती उसूली बुनियाद पर। लेकिन इस वक्त काबिल अमल नहीं दिखता और इससे बहुत ज्यादा मुखालफत सामने आ जाती है सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, शायद पंजाब में भी आए या पंजाब में इस बात की सफाइश हो। तो इसका बुनियादी तौर पर हल ये है कि हम निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल करें, और जो ज़िली हुकूमतें हैं, ज़िली हुकूमतों का निज़ाम है, उसे बेहतर किया जाए। और आप देखिए छोटे सूबे बनाने के हवाले से अगर हम बात करें तो इसके लिए एक तरीकेकार मुतय्यन है, यानी मरकज अगर चाहे भी तो छोटे सूबे जो है वो बराह रास्त नहीं बना सकता। इसके लिए एक आईनी निज़ाम है और आइन पर अमल करते हुए, यानी जो सूबाई हुकूमत सूबाई असम्बली है, सूबाई असम्बली जो है इसमें कोई करारदाद लेके आएगी, उसे 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया जाएगा, फिर वो करारदाद जो है वो विभाग को भेजी जाएगी, फिर कौमी असम्बली में ये मामला आएगा, सेनेट में आएगा, वहाँ इस हवाले से जो है बातचीत होगी और फिर जो है मजीद सूबे बनाए जा सकते हैं। तो क्या बलूचिस्तान असम्बली, क्या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, क्या सिंध असम्बली जो है इस हवाले से करारदाद पेश करेगी कि सूबे जो है उससे कई छोटे इंतजामी यूनिट में तकसीम किया जाए। तो छोटे इंतजामी यूनिट या सूबे जो है वो सूबों की मर्जी के बगैर नहीं बन सकते। तो अब इस सूरत हाल में यही तरीका रह जाता है कि जो ज़िली हुकूमतें हैं उनके इंतखाबात कराए जाए, क्योंकि सूबाई हुकूमतें और मरकजी हुकूमतें इख्तियारात इस सतह पर मुंतकिल करने को तैयार नहीं है। और बार बार आप देखिए इस्लामाबाद में बार बार जो है वो हल्का बल्दियाँ की जाती है, बार बार कोई न कोई बहाने किए जाते हैं, यानी इंतखाबात आज अगर आप देखें तो हल्का बल्दियों का दोबारा से शुरू कर दिया गया है, लेकिन इंतखाबात नहीं हो रहे और निचली सतह पे इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए जा रहे। तो जो विफाकी सोच है या मरकजियत की सोच है, इससे तब्दील करने की जरूरत है। और ज़िली निज़ाम अगर हम बहाल कर लेंगे, मौसर बना लें ज़िली सतह पे, और फिर यूनियन काउंसिल की सतह पे इख्तियारात मुंतकिल करें, माली खुदमुख्तारी दें, तो हमारे मसाइल निज़ामी हल हो सकते हैं, बजाय इसके कि विभाग बैठ के सोचे या सूबे जो है सोचे और दूर तक हमारे मसाइल जो है हल नहीं होते। बजाय इसके कि हम छोटे सूबे बनाएं, फिर उनमें गवर्नर बनाएं, फिर वजीर आला बनाएं, फिर हम बड़े बड़े जो है वजीर आला घर भी हम देखें और फिर उनके पास इंतजामी मशीनरियों को दें, फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले देखें, और फिर बजाय इसके 4 सूबे 5 सूबों का काफिला, तो तवील हम गाड़ियों की कतारें, इंतजामी इख्तियारात, अखराजात और तमाम मसाइल देखें। इसकी बजाय ज़िली सतह पर जो हमारे पास निज़ाम मौजूद है उसे बाख्तियार किया जाए, ज़िली सतह पर इंतखाबात कराए जाए, ज़िली सतह पर जो है इख्तियारात मुंतकिल किया जाए, ज़िली सतह पर माली खुदमुख्तारी दी जाए। इस तरह हम अपने मसाइल बेहतर तौर पर हल कर सकते हैं।
ٹھیک جاوید نور صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ چودھری فیصل فاروق صاحب، ایک جو پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے بھی آپ سے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا، مہنگی ہونے سے عوام پر مزید بوجھ پڑا ہے، 27 اشیاء اس حوالے سے مہنگی ہو گئی ہیں، اور جو ٹماٹر کی قیمت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، 400 کراس کر چکی ہے۔ پی ٹی آئی کیونکہ اپوزیشن میں ہے، اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو عام آدمی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں؟ لیکن ہمیں اس حوالے سے پی ٹی آئی کی کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی کہ جو عوام کے ساتھ کھڑی ہو۔ اگر کوئی جلد الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی؟ جی بالکل، اس میں تو میرا خیال ہے کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ مہنگائی کے خلاف تو ہر شخص کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک پی ٹی آئی کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں پی ٹی آئی بالکل اپنے ان ساری چیزوں کے ساتھ پی ٹی آئی کھڑی ہے۔ جو مسئلہ یہ ہے کہ اب جو ملکی ہمارے حالات ہیں، جو ساری ہماری قیادت ہے، وہ اس کو جیلوں میں مختلف کیسز میں بند کر دیا گیا ہوا ہے، اتنی شدید سزائیں دی گئی ہیں، اور وہ ان لوگوں کو کہیں کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے کوئی پوائنٹ آف ویو سامنے لے کے آ سکیں، یا کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ پہ ایک اچھے طریقے سے ایک پرامن طور کے اوپر وہ اپنا کوئی جلسہ ہی رکھ سکیں۔ تو میری بات سنیں، یہ جب آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو جب آپ بند کر دیتے ہیں یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ ایک قسم کی پابندی لگا دیتے ہیں، تو پھر یہی آپشن ایک رہ جاتی ہے کہ آپ پھر سوشل میڈیا کا استعمال کریں یا الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کریں۔ اور اس کے حوالے سے ہمیشہ سے پالیسی یہ رہی ہے پارٹی کی کہ ٹھیک ہے، جب آپ کے معاملات اس طرح ہیں تو آپ اپنے اپنے حلقوں میں اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں، جو ان کے مسائل ہیں ان کو ضرور اجاگر کریں۔ اگر آپ ذاتی طور پہ میرا فیس بک دیکھیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو اپنے حلقے کے مسائل ہیں، بلکہ صرف حلقے کے نہیں، جو اس کے علاوہ بھی جو ملکی مسائل ہیں، مہنگائی کے مسائل ہیں، جو یہ جیسے آپ سبزی اور راشن ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں، تو میں تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں، میں ان مسئلوں کو اٹھاتا رہتا ہوں۔ اور دوسری بات میں یہاں پہ ضرور ایک چیز کرنا چاہوں گا، میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا جاوید صاحب سے، بڑے سینئر ہیں ہمارے سے، بہت زیادہ باخبر ہیں، مرکز میں بیٹھے ہیں۔ دیکھیں جو بات کر رہے تھے صوبوں والی، اس میں ایک جو میرے سننے میں آیا تھا، اس میں طور پہ تو جاوید صاحب بھی بتا سکتے ہیں چونکہ مرکز میں بیٹھے ہیں، کہ جو 28ویں ترمیم کی خبر سن رہے تھے، اس میں شاید یہ ایک اختیارات صوبوں سے لے کر شاید مرکز کو دیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ کیا جا رہا ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی نظام بلدیات کا لے کے آیا جائے، اور بلدیاتی نظام جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کے دوسرے معاملات جو ہیں لوگوں کے۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے، سیاست کا بھی مطلب یہی ہے، بیوروکریسی کا بھی مسئلہ یہی ہے، یا ان کا بھی رول یہی ہے کہ عام آدمی کا فائدہ ہو۔ جب ہم عام آدمی کا فائدہ نہیں کر سکتے تو میرا خیال ہے نہ سیاست کا فائدہ ہے، نہ بیوروکریسی کا فائدہ، نہ کسی اور چیز کا فائدہ۔ تو ہر وہ چیز کرنی چاہیے جس میں عام آدمی کا فائدہ ہو۔ چھوٹے صوبے بنانے چاہیے میرے خیال میں۔ دیکھیں ادھر تو صوبوں کی بات تو بعد میں آتی ہے، ادھر تو کئی ایسے ضلع ہیں کہ جن کا آپس میں دوسرے ضلعوں سے میچ نہیں ہے۔ اگر ایک ضلع آپ کو 10-15 لاکھ آبادی پہ ملے گا، دوسرا ضلع آپ کو 50-60 لاکھ کی آبادی پہ ملے گا۔ جیسے مثال میں اپنے سرگودا ضلع کی دیتا ہوں، تو اس ٹائم ہمارا 55 لاکھ کی آبادی کا یہ ضلع ہے، اور میرا خیال ہے رورل ضلعوں میں پنجاب کا سب سے بڑا ضلع ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں یہ ضلعوں سے چیز سٹارٹ ہونی چاہیے، ضلعوں کو آپ کو چھوٹے اس میں یونٹس میں تقسیم کرنا چاہیے، ایک یونانیمس جو ہے وہ سارے ضلع اس میں آئے آبادی کے لحاظ سے، اور اس کے بعد پھر آپ کو صوبوں کو بھی چھوٹے یونٹس میں لے کے آنا چاہیے، اور پھر صوبوں کو الاؤ کرنا چاہیے کہ جی آپ اپنے ہر صوبہ جو ہے وہ اپنے حالات کے مطابق اپنا ایک بلدیاتی نظام متعارف کرائے، لیکن یہ پابند وہ ضرور ہو کہ اس نے 4-5 سال بعد ایک روٹین میں الیکشن کروانا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی صوبہ الیکشن کروا رہا ہے بلدیات میں، کوئی صوبہ نہیں کروا رہا، جس کو حالات سوٹ کر رہے ہیں وہ الیکشن کروا رہا ہے، جس کو حالات سوٹ نہیں کر رہے وہ الیکشن نہیں کروا رہا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی ضرور لیجسلیشن ہونی چاہیے۔ جاوید نور صاحب کوئی شارٹ کمنٹ اسی حوالے سے آپ کرنا چاہیں؟ جی بالکل، جہاں بلدیاتی نظام کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ بلدیاتی نظام جو ہے مؤثر بنایا جائے، اور اس وقت جو 27ویں یعنی ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ہم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ مزید جو ہے اختلاف رائے ہو، اور یہ بات بھی تمام جماعتوں کو مل کر طے کرنی ہوگی کہ اگر وہ حکومت میں ہوتے ہیں، ہم نے پی ٹی آئی کا بھی دیکھا تو حکومت میں تھی، بلدیاتی نظام جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کیا اور اس کی حمایت بھی رہی، اور جب اس وقت مسلم لیگ بھی برسر اقتدار ہے، یا ہم کہیں پر دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی بھی ہے، کوئی بھی جماعت جو ہے وہ جمہوریت کی بات کرتی ہے، آئین کی بات کرتی ہے، لیکن اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے کی بات جو ہے وہ ہم نہیں دیکھ رہے۔ اور یہ اگر سندھ کے حوالے سے بھی ہم بات دیکھیں، جو اختیارات ہیں جس طرح مرکز کے پاس پہلے اختیارات تھے اور 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس اختیارات آئے، اگر سندھ کے پاس اختیار آئے تو یہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہیں ہوئے۔ صحت کے معاملات آپ دیکھ لیجیے، تعلیم کے معاملات دیکھ لیجیے، انتظامی معاملات دیکھ لیجیے، امن و امان کی صورتحال دیکھ لیجیے۔ ضروری یہ ہے کہ جو
इख्तियारात है वो निचली सतह पर मुंतकिल किए जाए, ढीले बहाने ना किए जाए और इस बात से खौफजदा ना हुआ जाए कि इख्तियारात जो है निचली सतह पर मुंतकिल होंगे तो इससे सूबाई हुकूमतें कमजोर होंगी। सूबाई जो अक्सर ये शिकायत रहती है कि जो इख्तियारात है यानी उसकी मरकजियत से नुकसान हो रहा है। अगर हम देखते हैं लाहौर बड़ा अच्छा है लेकिन दूर दराज के जो इलाके हैं वो मुतासिर है, बहुत अच्छा है, रिमोट एरियाज इलाके जो है वहाँ पर बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है। इस तरह दीगर सूबों में भी सूरत हाल है, तो आम आदमी के हालात बदलने जरूरी है। आम आदमी के मसाइल बहुत ज्यादा है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, तालीम से दूरी है, बेरोजगारी के साथ साथ जो है इलाज की सहूलियात नहीं है और जो हमारे नौजवान जो आबादी की अक्सरियत है उसमें वो बड़े मायूसी का शिकार है। कहीं पर इंटरनेट नहीं है, कहीं साफ पीने का पानी नहीं है, कहीं तरक्की की बात नहीं है और सब लोगों को या तो लाहौर भागना पड़ता है या बड़े शहरों में या मुल्तान या कराची या कोयटा या पेशावर। ये चीजें जो है ये अच्छी नहीं और निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल करके मकामी लोगों को इख्तियार बनाया जाए, उन्हें अपने मसाइल खुद हल करने का इख्तियार दिया जाए और अवाम के वोट का एहतराम किया जाए और इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने की सिर्फ ज़बानी बात न की जाए बल्कि अमली तौर पर ये तमाम जमातों की जिम्मेदारी है तभी मसाइल हल हो सकते। चौधरी फैसल फारूक चीमा साहब, आपने कॉल के जरिए हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद नूर साहब, आपने भी हमें कॉल के जरिए ज्वाइन किया, आपका भी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, डेफिनेटली इस हवाले से आप फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। अगले प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।